हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे अवतल दर्पण के लिए F इक्वल टू R/2 का प्रूफ, जो बिहार बोर्ड के 10th क्लास के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पिछले कई सालों में कितनी बार पूछा गया है, ये अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे तभी क्लियर हो पाएगा। अनुमानतः मैं आपको बता दूं, कम से कम 10 बार तो जरूर पूछा गया होगा। और ये किस तरह से पूछता है, तो सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F इक्वल टू R/2, या उत्तल दर्पण में सिद्ध करें कि F इक्वल टू R/2, या भाषा में भी पूछ देता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बस इतना बात जान लो। पहले ये 5 अंक में पूछता था, अब भी पूछेगा तब भी 5 अंक में ही पूछेगा, कोई कंफ्यूजन लेके नहीं जाना। चलो तो ये स्टार्ट करते हैं। बस ये बात जान लो कि बाकी लोग जो इस F इक्वल टू R/2 को प्रूफ करते हैं वो, और इस वीडियो में आप सीखेंगे वो, उसमें काफी अंतर आपको नजर आएगा। पहला टाइमिंग का, दूसरा जो कंसेप्ट है ना, काफी सरल और आसान तरीके से कुछ ट्रिक मिला करके, ताकि बच्चा जहां पे कंफ्यूज हो जाता है उस कंफ्यूजन को दूर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ भी है F इक्वल टू R/2 का सच छुपाया गया था, उसको हम इस वीडियो में उजागर करने का भी काम करेंगे। चलिए तो सबसे पहले क्या है ना कि F इक्वल टू R/2 में हम आपको बता दें कि कुछ मैथमेटिकल टूल्स सीख लेते हैं। इसके लिए मतलब प्रूफ करने में मैथ का कुछ टर्म आता है, उसको सीख लेते हैं। वो मैथ का टर्म क्या क्या आएगा, तो सबसे पहला मैथ का जो टर्म आता है वो आता है कि समांतर रेखा को लेकर के, समांतर रेखाएं। ये दो समांतर रेखाएं हैं, मतलब कि ये दोनों रेखा समांतर है। दो समांतर रेखाओं से संबंधित कुछ बात है जिसको हम सीख लेते हैं कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती हो, अब ये तिर्यक रेखा कौन सी रेखा होती है, तो तिर्यक रेखा का मतलब है कि कोई भी रेखा किसी, मतलब कि दो या दो से अधिक रेखाओं को काटेगी तो वो तिर्यक रेखा कहलाती है। तो दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो कुछ इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमको सीखना है। वो क्या क्या है यहाँ पे देख लीजिए। जैसे देखिए, ये एक समांतर रेखा L मान लेते हैं और एक M मान लेते हैं, और एक तिर्यक रेखा S मान लेते हैं। तो दो समांतर रेखाओं को ये S नाम की तिर्यक रेखा काट रही है। तो काटने के बाद आप देखिएगा कि कुछ कोण बनता है, उसी कोण पे बात करना है। एक कोण यहाँ पे बन रहा है, ठीक, फिर एक कोण यहाँ बन रहा है, फिर देखेंगे एक कोण यहाँ बन रहा है, फिर एक कोण यहाँ बन रहा है। 4 कोण तो इस बिंदु पे बन रहा है, यहाँ वाले बिंदु पे 4 कोण। फिर उसी तरह से यहाँ जो बिंदु है, यहाँ पे भी 4 कोण बन रहा है, 1 2 3 और 4। तो ये जो चारों कोण है, इनका हम जरा नाम रख लेते हैं, जरा इन सब का नाम रख लेते हैं। इन सब का नाम क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8। ठीक, अब इसको समझना है। इसमें कुछ कोण बनते हैं, उनका नाम है स्पेशल। अब कौन कौन से कोण बनते हैं, तो एक इसमें कोण आता है जिसको एकांतर अंतः कोण कहते हैं। अब ये एकांतर अंतः कोण क्या होता है, तो एकांतर अंतः, अंतः का मतलब है कि दोनों समांतर रेखा के अंदर अंदर, दोनों समांतर रेखा के अंदर अंदर। अब दोनों समांतर रेखा के अंदर का अगर कोण देखेंगे तो कौन कौन सा है, तो 3 4 5 6, ये अंदर अंदर है। एकांतर का मतलब है कोना कोनी। तो जैसे किसका एकांतर कौन होगा, तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे इस 4 का एकांतर कोण 6 होगा और 5 का एकांतर कोण 3 होगा। तो यहाँ पे मतलब कि सिंपल बात है कि जोड़ा में होता है। तो 4 का एकांतर अंतर कोण 6 और 3 और 5 जो है ये एकांतर अंतर कोण का एक युग्म है। तो ये मतलब एक क्लियर तो हो गया कि जब दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो एक कोण का युग्म मिलता है जिसको एकांतर अंतर कोण कहते हैं। जो चित्र में दिखाया गया है कि 4 और 6 एकांतर अंतर कोण का एक युग्म है, 5 और 3 एकांतर अंतर कोण का दूसरा युग्म है। अब दूसरा चीज क्या है यहाँ पे कि संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण को भी बता देते हैं आपको कि संगत कोण कौन होता है। तो संगत कोण का मतलब है कि दोनों समांतर रेखा के ऊपर ऊपर
दोनों बिंदु पर, या नीचे नीचे एक ही साइड होना चाहिए। तो जैसे संगत कोण कौन कौन होगा समझो, कोण एक का संगत होगा कोण 5, कोण एक का संगत कौन होगा कोण 5। वो कैसे, तो क्या बोले हैं कि दोनों समांतर रेखा के ऊपर ऊपर तिर्यक रेखा के एक के साइड, दोनों समांतर रेखा के नीचे नीचे तिर्यक रेखा के एक के साइड। तो उसी तरह से अगर चेक करेंगे नीचे नीचे, तो इस वाले समांतर रेखा के मतलब नीचे कोण 4 है, इस वाले समांतर रेखा के नीचे कोण 8 है, और दोनों तिर्यक रेखा के एक के साइड है, तो ये दोनों भी संगत कोण होंगे। इतना क्लियर हो गया। उसी तरह से इधर अगर बात करें तो देख लो, ये 2 और 6 संगत कोण हो जाएगा, ऊपर ऊपर है, और ये 3 और 7 भी क्या हो जाएगा, संगत कोण हो जाएगा, ऊपर ऊपर है। तो जो जो कोण है हम आपको बता के चल रहे हैं इसमें। तो हम किसको किसको समझ गए, एकांतर अंतः कोण को समझ गए, संगत कोण को समझ गए। एक तीसरा कोण यहाँ पे है जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। अब ये शीर्षाभिमुख कोण क्या है, जरा एक लाइन से समझ लेते हैं। जब दो रेखाएं मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तो यहाँ पे और ये दोनों अपोजिट साइड में जो कोण बनता है, इसे ही शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो मान लेते हैं ये x है, ये y है, तो एक्स वाई क्या है, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। मान लेते हैं ये m है और ये n है, तो m और n शीर्षाभिमुख कोण है। सेम उसी तरह से आप देखेंगे तो इस बिंदु पर ये L रेखा और S रेखा काटी है एक दूसरे को, तो एक का शीर्षाभिमुख कोण 3 और 2 का शीर्षाभिमुख कोण 4। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे और ध्यान दें कि 5 का शीर्षाभिमुख कोण 7 और 6 का शीर्षाभिमुख कोण 8। तो सबसे पहले हम आपको ये 3 कोण से परिचय कराना चाह रहे थे, जो हो चुका है। अब बात यह है ना कि इसके बारे में नियम क्या है वो सुन लो। तो एकांत जब दो समांतर रेखाओं को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है ना, तो नियम नंबर 1 है कि एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। एकांतर अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। संगत कोणों का भी प्रत्येक युग्म बराबर होता है। शीर्षाभिमुख कोण का भी प्रत्येक युग्म बराबर होता है। जरा इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। तो चित्र के माध्यम से आप समझिएगा जरा। कहना यह है यहाँ पे कोण कौन कौन सा बन रहा था, तो हम आपको पहले ही बता दिए थे कि यहाँ जो कोण हम ले रहे हैं वो ये है। जैसे यहाँ पे कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8, ये सब कोण था। अब हम क्या बताएं ना कि ये पहला नियम कहता है, ध्यान से सुनने का, तुम समझने का प्रयास करना। पहला नियम कहता है कि दो समांतर रेखाओं को कोई एस नाम की तिर्यक रेखा काटी है, तो पहला नियम कहता है कि एकांतर अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म का होगा बराबर होगा। माने जो जो कोण एकांतर अंतःकोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। तो कौन कौन से कोण एकांतर अंतःकोण है, 4 और 6। तो इसका मतलब है कि कोण 4 जो है वो किसके बराबर होगा, तो कोण 4 कोण 6 के बराबर होगा। साथ में और क्या, तो उसी तरह से कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा। कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा। चलिए दूसरा, संगत कोण भी, इनका भी युग्म बराबर होता है। तो किसका संगत कोण कौन है ये देख लीजिए। तो हम आपको बता दें, अगर संगत कोण का बात चलेगा तो आप देखिएगा, एक ऊपर है हे साइड है, तो इसके ही सिक में इसके ऊपर 5 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 5। संगत कोण का एक युग्म बराबर हो गया। फिर संगत कोण का एक और युग्म हो जाएगा कोण 4 और कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8। उसी तरह से उधर चेक करेंगे, कोण 2 और कोण 6, कोण 2 और कोण 6। उसी तरह से इधर चेक करेंगे नीचे नीचे, तो कोण 3 और कोण 7। ये किसका कोण है, तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर हो गया। उसके बाद एक और चीज आपको बता दें यहाँ पे कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो एक बिंदु पर जहाँ पे कटता है ना दोनों, तो ये आमने सामने का जो कोण हो जाता है, आमने सामने का शीर्षाभिमुख कोण। शीर्ष जहां पे ये कोण बना है, अभिमुख कोण, आमने सामने का कोण। ठीक, तो यहाँ 1 के सामने 3 और 2 के सामने 4, तो शीर्षाभिमुख कोण के में आ जाएगा कि कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3। उसके बाद कोण 2 बराबर कोण 4, ये वाला। उस तरह से कोण 5 बराबर कोण 6, नहीं कोण 5 बराबर कोण 7, सॉरी, कोण 5 और कोण 7 मतलब कि आमने सामने है, तो कोण 5 बराबर कोण 7। उसी तरह से इस तरह अगर चेक करेंगे तो कोण 8 बराबर कोण 6।
उम्मीद है कि आपको ये तीनों टाइप का बात समझ में आ गया होगा। इसका यूज है मैथमेटिकल टूल से, ये मतलब इसका उपयोग है। आगे हम एक बात और कर दें, उम्मीद है कि सभी को समझ में आया होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और मैथमेटिकल टूल्स में आएगा। उम्मीद है कि हम सब कोई त्रिभुज जानते ही होंगे, एकदम 100% जानते होंगे। त्रिभुज सभी कोई जानता होगा ही। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं और इस त्रिभुज के कुछ बात को सीखते हैं। मान लेते हैं कि ये एक ऐसा त्रिभुज है, इसका नाम भी हम रख देते हैं ए बी सी। ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसका दो कोण बराबर है। जैसे मान लेते हैं ये वाला कोण को हम x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। तो कहा गया कि मतलब कि एक ऐसा त्रिभुज है जिसका दो कोण बराबर है। जैसे मान लेते हैं कि कोण x अब बराबर कोण z है, तो एक नियम है कि इसके सामने का जो भुजा होगा ना, इस सब कोण के सामने की जो भुजा होगी, जैसे आप समझिएगा कि इसके सामने कौन भुजा है, इसके सामने ये भुजा है, फिर इस z के सामने ये भुजा है। तो आप देखिए हम क्या बता रहे हैं कि कोण x के सामने ये भुजा है जिसका नाम है कोण x, ओहो सॉरी, कोण x के सामने जो भुजा है उस भुजा का नाम है AC। और कोण z के सामने जो भुजा है, कोण z के सामने जो भुजा है उसका नाम है AB। तो एक नियम है कि जब किसी एक त्रिभुज की दो कोण बराबर हो, जब किसी एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं, तो उन दोनों कोणों के सामने की जो भुजा है ना वो भी बराबर हो जाती है। अगर ये दोनों कोण अगर बराबर हो जाएं, अगर ये दोनों कोण बराबर हो जाएं, तो अब हम क्या बता रहे हैं कि ये दोनों जो भुजाएं हैं ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। जब एक त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो तो वो त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज के लिए एक नियम है कि समद्विबाहु त्रिभुज के जो बराबर कोण होते हैं उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। नियम यहाँ पे है कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा। ये मान लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें बोल दिया कि यदि कोण x बराबर कोण z, ये यदि में दिया है तो में हम क्या लिख सकते हैं अपने मन से। जब एक ही त्रिभुज की दो कोण बराबर है तो फिर आगे इसके बाद क्या है, तो फिर इस x के सामने का जो भुजा है जिसका नाम है AC, वो भी बराबर होगा किसके, z के सामने के भुजा AB के। यही इंपॉर्टेंट एक बात है, इसका भी जिक्र जो है मतलब इसमें होने वाला है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें F = R/2। थोड़ा सा एक और चीज हम आपको बता देते हैं, थोड़ा सा दर्पण पे बात कर लेते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है, जो गोलीय दर्पण होता है, ये गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, उसमें से एक होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को हम थोड़ा ड्रॉ करके भी दिखा देते हैं। ये इस तरह का लाइन ले करके और इसके बाहर वाले उभरे हुए सतह को अगर हम रजतित कर दें, कलई कर दें, पेंट कर दें, तो ये अंदर वाला सतह जो है, गड्ढा वाला सतह, धंसा हुआ सतह, वो चमकीला होगा जिसमें हम फेस देखेंगे। तो इस तरह का कोनो दर्पण आ रहा है जिसका ये, जिसमें हम फेस देख रहे हैं वो थोड़ा गड्ढा हो, तो वो अवतल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में इसका अपोजिट हो जाता है। उत्तल दर्पण में कैसा होगा, तो आप देख लीजिए उत्तल दर्पण में क्या होता है ना कि इस टाइप का डिजाइन होगा और इसका जो मतलब गड्ढा वाला जो भाग है वो कलई किया होता है, धंसा हुआ भाग जिसको अवतल भाग कहते हैं। ठीक, इसका अवतल भाग धंसा होता है और जो चमकीला भाग है जिसको परावर्तक सतह कहते हैं वो उभरा होता है। तो ये कौन दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। ठीक, उम्मीद है कि इतना क्लियर हो गया होगा। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक, अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं तो इसमें एक और चीज क्या होता है उसको भी हम यही क्लियर करके चल रहे हैं। अब ध्यान से देखना है पहले उसको। कुछ इसका इंपॉर्टेंट चीज होता है जो आपको हमको सबको पहले से पता होना चाहिए, अगर पहले से नहीं पता कम से कम अभी पता कर लेना चाहिए। एक होता है गोलीय दर्पण का ये लाइन, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं
मुख्य अक्ष जो दोनों में होता है, दोनों में होता है। ठीक, ये गोलीय दर्पण का इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और बात बता दें। प्रधान अक्ष दर्पण से जिस बिंदु पर मिलता है इसको ध्रुव कहते हैं और पी से सूचित करते हैं। तो इस अवतल दर्पण का ध्रुव यहाँ होगा और इस अवतल दर्पण का ध्रुव यहाँ होगा। और एक चीज है बड़ा इंपॉर्टेंट कि ध्रुव से मतलब एक चीज क्या है ना कि इसके समांतर अगर कोई किरण आ रही है, किसके, इस मुख्य अक्ष के। अच्छा, ये वाला लाइन को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, ये दोनों मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है दर्पण का। तो अब क्या है ना कि कोई प्रकाश किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है और अवतल दर्पण से टकराती है तो टकराने के बाद इस तरह से लौटती है और लौटने के बाद इस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से ये माने गुजरती है ना, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं, दर्पण का फोकस कहते हैं। ये अवतल दर्पण में बता रहे हैं। उसी तरह से उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश किरण आती है तो ये उभरा होने के कारण क्या होता है, ये टकरा के ऊपर की ओर चली जाती है। और जब ये टकरा के ऊपर की ओर जाती है तो लगता है कि पीछे वहाँ बैठे हुए आदमी को लगता है कि पीछे कहीं से आ रही है। तो जिस बिंदु से मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे ही उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस कहते हैं। उम्मीद है कि इतना क्लियर हो गया होगा। चलो, अभी हम क्या बताएं आपको, तो दो चीज बता चुके हैं। एक पहला बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये दर्पण दो पर गोलीय दर्पण दो प्रकार का, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इनमें मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण आती है दर्पण से परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरती है। तो ये उत्तल दर्पण का अवतल दर्पण का फोकस था, ये उत्तल दर्पण का फोकस था। अगला एक पॉइंट ये है कि इन सबके अलावा मतलब कि फोकस के बाद जब ध्रुव से फोकस जितना दूर होता है इतना ही दूर पर मतलब कि समान दूरी पर एक बिंदु और लिया जाता है जिसको सी से सूचित करते हैं, जो वक्रता केंद्र कहलाता है। जो क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। अब ये वक्रता केंद्र मतलब कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है, समझे, मतलब कि जहां से जाने वाली प्रकाश किरण जो है वो इस दर्पण पर लंबवत पड़ती है। या कोई प्रकाश किरण अगर दर्पण पर लंबवत आ रही है ना, कोई प्रकाश किरण दर्पण पर लंबवत आ रही है तो वो परावर्तन के बाद जो है इसी मतलब कि वक्रता केंद्र से गुजरती है। तो ये इसका आपतन बिंदु था। और ये वक्रता केंद्र वाला जो लाइन है ना इसको अभिलंब कहते हैं, तुम याद रखना। इसको क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, इसको अभिलंब कहते हैं। अभिलंब, इसमें भी अभिलंब होगा यहां से इस तरह से। ठीक, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है अभिलंब, आपतित किरण, फिर परावर्तित किरण, फिर उसके बाद ये मुख्य अक्ष, फोकस, वक्रता केंद्र, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, एक चीज क्या है ना, ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, एफ से सूचित करते हैं। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको आर से सूचित करते हैं। तो इसमें फोकस दूरी यहाँ से यहाँ तक एफ हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ सी तक आर हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारा बात। अब आते हैं टॉपिक पे कि काम क्या करना है। तो यही काम है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि F = R/2। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिस डायग्राम से मतलब कि सिद्ध करना होता है। अब वो डायग्राम कैसा होगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक अवतल दर्पण का डायग्राम ड्रॉ करते हैं जिससे हम सीख पाएंगे। जैसे यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना लिए, ठीक, ये एक अवतल दर्पण है जिसको हम कलई कर देते हैं। जब देख लीजिए, आपके सामने ही कर रहे हैं। चलिए, अब क्या करते हैं ना कि इसमें मतलब कि इसका मुख्य अक्ष ले लेते हैं, एक मुख्य अक्ष, ठीक, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। अब मुख्य अक्ष लेने के बाद क्या करते हैं कि एक प्रकाश किरण को मतलब कि इसके समांतर भेजते हैं, एक प्रकाश किरण को इसके समांतर भेजते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि ये एक प्रकाश किरण जो इस मुख्य अक्ष के समांतर गई है, वो इस अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद जब गुजरेगी और इस मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी वो फोकस होगा, ठीक है। तो फिर ये बिंदु कौन सा है, तो इसको हम ध्रुव के नाम से जानते हैं और पी से सूचित करते हैं। तो ये इतना काम हो जाएगा। अच्छा, ये किरणें कहाँ से आ रही हैं, तो इसमें क्या है ना कि हम थोड़ा सा आपको एक बात बता दें
कि मुख अक्ष का जो अंतिम छोर है उसको अनंत मान के चलते हैं, तो ये किरणें अनंत से आ रही हैं, ठीक, अनंत से आ रही हैं। अब क्या है कि यहाँ टकराने के बाद यहाँ आपतन बिंदु हो, ठीक। अब क्या है ना कि फोकस के बाद एक पॉइंट होता है इसकी दुगुनी दूरी पर, इसके दुगुनी दूरी पर एक पॉइंट होता है जिसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, और अभिलंब जो है हमेशा आपतन बिंदु से वक्रता केंद्र पर खींचा जाता है। अब इसमें एक और चीज क्या है ना कि जब ये आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया, नाम जरा लिख लेते हैं इसका। अगर नामकरण करेंगे इसका तो इसका नामकरण होगा, मान लेते हैं कि ये ए और ये बी हो गया, बाकी सबका तो नामकरण है ही। चलिए अब क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, और आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और आर से सूचित करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको इतना चित्र बनाने आ जा रहा है तो आप ये मान के चलो कि इस टॉपिक जो 5 नंबर का पूछता है, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछता है, आप याद रखना ये वाला क्वेश्चन जो है वो 5 अंक में आता है, 5 अंक में ये क्वेश्चन आता है। तो 5 अंक में से 2 अंक जो है अभी क्लियर हो जाएगा अगर आप ये चित्र बना लोगे तो उम्मीद है कि चित्र में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें एक चीज क्या है ना कि जब चित्र आपको बनाने आ जाएगा तो कुछ छोटा सा भाषा लिखते हैं, जैसे हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो ये दर्पण का नाम, अच्छा हाँ दर्पण को भी जरा शो करा देते हैं। एम डैश से मान लेते हैं कि अवतल दर्पण एम डैश है, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि अवतल दर्पण एम डैश है, ठीक। अब क्या है ना कि इसके मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण ए बी है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आपतित किरण कौन है, ए बी है। चलो उम्मीद है कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। जब आपतित किरण ए बी है तो हो गया, उसके बाद बहुत कुछ भाषा होना भी नहीं चाहिए, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजर रही है, ये तो सबको पता है। तो ए बी क्या है, आपतित किरण है, और एम डैश क्या है, दर्पण है। अब क्या है कि ये जब इतना सा भाषा लिख लेंगे, बहुत सारा हो गया ये। अब ये परावर्तन के नियम से ही मतलब हम आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले कुछ काम करेंगे, तो उस काम में सबसे इंपॉर्टेंट काम है जहां से हमारा कैलकुलेशन शुरू होगा। अच्छा अगर आपको इतना आ गया ना कि मतलब ये अवतल दर्पण एम डैश है, दर्पण के मुख के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जो है ए बी है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है, सब ठीक है, बहुत सारा भाषा लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी इसके अगर आगे हम बढ़ेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है उसको समझना कि हम सबसे पहले लिखते हैं परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। परावर्तन के नियम से हम क्या लिखेंगे, तो हम लोग सबको ही जानते हैं कि परावर्तन का दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो हम परावर्तन के नियम से सबसे पहले लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान के चलते हैं, ठीक। एक चीज और यहाँ पे जो हम जस्ट आपको पीछे बता के आए हैं कि यहाँ देखिएगा ये ए बी और ये जो पीसी वाला जो लाइन है, ये दोनों कैसा मतलब रेखा है, तो ये दोनों रेखाएं समांतर है, समांतर, ठीक। अब इनको ना ये बीसी नाम की एक तिर्यक रेखा जो है काट रही है, और कहां कहां काट रही है, तो बीसी नाम की तिर्यक रेखा ए बी को बी पर काट रही है और पीसी को सी पर काट रही है। तो हम क्या अभी बता के आए हैं कि जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काट रही हो तो उसका कोना कोनी जो एकांतर अंत कोण जो है उसका युग्म बराबर होगा। तो यहाँ वाला ये आई वाला कोण और यहाँ पे एक जो कोण है जिसको हम एक्स मान लेते हैं सपोज डेट, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम आगे बात करें आपसे तो हम ये लिख सकते हैं कि एकांतर अंत कोण से, एकांतर अंत कोण से कोण आई बराबर कोण एक्स, यहां पे देख लीजिए चित्र में
ये कोण आई जो है वो कोण एक्स के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप यहाँ लॉजिक वाला काम करें थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ तक भाषा के बाद मैथमेटिकल टूल्स ही चल रहा है। अब आप देखेंगे कि इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं और समीकरण 1 तथा 2 से अगर काम करेंगे तो हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से हमको क्या देखने को मिलेगा ये बता देते हैं आपको। यहाँ देखो, समीकरण 1 आई आर के बराबर है और समीकरण 2 में आई जो है एक्स के बराबर है। एक नियम है मैथ्स का कि जब दो अलग अलग वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के बराबर हो, जैसे यहाँ पे दो अलग अलग कौन कौन है, तो कौन आर और कौन एक्स है, तीसरी वस्तु कौन है, तो आई है, तो ये दोनों आई के ही बराबर हैं, तो ये परस्पर भी बराबर होती हैं। ये अवधारणा है, 9th क्लास का एक पॉइंट है, अवधारणा या अभिग्रीत की श्रेणी में आता है ये, कि जब दो अलग अलग वस्तुएं एक ही वस्तु के बराबर हो तो वो परस्पर भी बराबर होती हैं। तो इस हिसाब से समीकरण 1 तथा 2 से अगर बात करेंगे तो ये कोण आर जो है ये भी आई के बराबर है और कोण एक्स जो है ये भी आई के बराबर है, तो हमारा हो जाएगा कोण आर बराबर कोण एक्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, यहीं से मेन मामला शुरू होगा, कोण आर बराबर कोण एक्स से। अब कोण आर और कोण एक्स ये दोनों कोण जो है एक ही त्रिभुज में शामिल हैं। यही देखने वाला चीज है कि ये दोनों कोण एक ही त्रिभुज में शामिल है। उस त्रिभुज का आप नाम देखिएगा, बड़ा ध्यान से देखना, नहीं तो ऐसा ना हो कि मिस्टेक हो जाए। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि वो त्रिभुज कौन है, ये वाला। ये जो हम जिस त्रिभुज को डिप कर रहे हैं इसी में है, कोण आर भी है और कोण एक्स भी है। इस त्रिभुज का नाम क्या होगा, तब बी सी एफ। त्रिभुज का नाम क्या होगा, बी सी एफ। तो हम आगे काम जब करेंगे, जब हम आगे काम करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे कि त्रिभुज बी सी एफ में, त्रिभुज बी सी एफ में क्या हुआ, तो देखिए त्रिभुज बी सी एफ में ये दो कोण बराबर हो गए। ये दो कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। कौन कौन से, तो कोण एक्स बराबर कोण आर। और जब दो कोण बराबर हो जाए तो हम पीछे पढ़ के आए थे कि जब किसी समद्विबाहु त्रिभुज के जब दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, जब दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं तो इन कोणों के आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो भी आपस में क्या हो जाती हैं, तो बराबर हो जाती हैं। तो उस तरह से अगर आप देखेंगे तो ये कोण एक्स के सामने की जो भुजा है वो ये वाली है, जिसको हम बी एफ कहेंगे, बी एफ। तो ये भुजा बराबर हो जाएगी और ये कोण आर जो है इसके सामने की भुजा कौन है, तो सी एफ। तो यहाँ पे मतलब कि बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं, सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इस कंसेप्ट से त्रिभुज बीसीएफ में बीएफ बराबर सीएफ निकल के आएगा। जब इतना काम हो जाएगा तो फिर हम आगे कुछ बात करेंगे। एक मतलब कि यही अभी जो पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब यहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है किसी को। वो क्या है ना कि अब क्या करें। हाँ, तो यहाँ से अब जो काम है वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि आप देखिएगा यहाँ से कि इस एफ से पी और एफ से बी पर हमको विचार करना है कि अगर आप देखिएगा मतलब कि आराम से तो समझ में आए कि एफ से पी छोटा है लेकिन एफ से बी जो है वो बड़ा है। लेकिन फिजिक्स का यहाँ पे जब हम रूल लागू करते हैं तो एक शब्द आता है द्वारक। वो द्वारक जब छोटा होने लगता है ना तो ये बी और पी बिंदुएं जो है एक समय के बाद एक ही जगह पे हो जाती हैं, काफी निकट हो जाती हैं। कौन कौन बिंदु है, तो ये दर्पण की जो दो बिंदुएं हैं, एक बी जो आपतन बिंदु का काम कर रही है और एक ध्रुव का काम कर रही है पी, ये दोनों बिंदु द्वारक के बहुत छोटा होने की स्थिति में एक ही जगह पे हो जाती हैं, मतलब कि निकट हो जाती हैं। तो उस टाइम में एफ से बी की दूरी और एफ से पी की दूरी ये आपस में बराबर हो जाता है। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट हम यहाँ पे लेकर के लिखते हैं, वो ये स्टेटमेंट हमारा होता है कि यदि बिंदु, या इस तरह से लिखेंगे, यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो, बहुत छोटा
हो तो इस स्थिति में बिंदु P तथा B काफी निकट हो जाते हैं या निकट होते हैं। इसलिए हम यह मानकर चलते हैं कि बिंदु B तथा P एक ही जगह स्थित हैं, एक ही जगह स्थित हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि B और P जब एक ही जगह स्थित हैं तो वहां पे क्या होता है, तो वहां पे एक मतलब कि नया कंसेप्ट शुरू होता है कि ये दोनों जब बिंदु एक ही जगह स्थित हो जाए तो फिर F से B की दूरी और F से P की दूरी ये दोनों बराबर हो जाती है। तो फिर क्या होगा आगे, तो आगे ये होगा कि B से F की दूरी BF और P से F की दूरी PF, BF बराबर PF हो जाएगा, BF बराबर PF हो जाएगा। अब अगले कंडीशन में हम जब बात कर रहे थे, यहाँ पे देखिएगा एक आ गया है BF बराबर CF और फिर यहाँ पे आ गया BF बराबर PF। तो इस कंडीशन में देखना तुम ध्यान से, तो तुमको एक बात समझ में आएगा कि यहाँ पे जो BF है वो PF के बराबर है और इस वाले कंडीशन में BF जो है वो CF के बराबर है। तो इसके बाद क्या हो जाएगा कि इसलिए ये PF जो है ये CF के बराबर हो जाएगा। ई बहुत इंपॉर्टेंट है कि BF जो है वो CF के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये अब चलिए यहां से आगे हम काम जब बढ़ाएंगे तो अब चित्र को एक बार अवलोकन करते हैं। अब चित्र क्या है ये सुनिएगा, ये है चित्र। अब इस चित्र में आप देखोगे तो एक बड़ी सी रेखा है PC, किसी को C से P पर अगर जाना हो तो उसको एक जगह मतलब कि रुकने का चांस मिलेगा F पर। तो C से अगर किसी को P पर जाना हो तो वो पहले C से F जाएगा और F से P जाएगा। तो हम चित्र से अगर चाहें तो चित्र से आगे हम काम कर सकते हैं, चित्र से आगे हम काम कर सकते हैं कि PC बराबर, देखिएगा P से C, PC बराबर CF प्लस CF या FC कह सकते हैं, CF प्लस PF। वो कैसे, तो एक बार यहां देख लीजिए PC, तो इसमें दो पार्ट है, एक CF है और एक PF है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं कि PC बराबर CF प्लस PF। अब सबका कुछ मतलब होता है, तब P से C को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसको याद रखिएगा। P से C को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यहां से P तक, इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या और सूचित करते हैं किस चीज से, तो R से सूचित करते हैं, इसको कैपिटल R से सूचित करते हैं। उसी तरह से आपको एक बात बता दें, आप ध्यान से सुनना कि ये P से जो F है फोकस दूरी, इसको हम F से सूचित करते हैं, F से। तो हम अगर आगे बात करेंगे तो जहां PC है इसके बदला में हम R लिख लेंगे बराबर के बराबर। और एक चीज सुनना कि जहां CF है वहां हम PF लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि PF और CF दोनों क्या है, बराबर है। अब फिर ये PF के PF, अगला स्टेप क्या जाएगा, तो R के R बराबर के बराबर और PF देखिए क्या है चित्र में। अगर चित्र में आप देखेंगे तो चित्र में आपको दिखाई देगा P से जो F है इसको फोकस दूरी कहते हैं और F से सूचित करते हैं। तो यहां भी एक F प्लस एक और F, जब दोनों आपस में मिलेगा तो R इज इक्वल टू 2F आएगा, या इसी को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो आ जाएगा F इज इक्वल टू R अपॉन 2। यही प्रूफ करना था। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। F इक्वल टू R/2 के प्रूफ में ये 5 मार्क्स में जाता है। एक बार हम
फिर से समझा देते हैं। टॉपिक था अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि f इक्वल टू r/2। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये एक इमेज ड्रॉ करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, रे डायग्राम बोलते हैं इसको। ये ड्रॉ करने का मतलब है कि आपका 2 नंबर क्लियर हो गया। एक छोटा सा भाषा लिखते हैं कि ये एक अवतल दर्पण है जिसका मतलब आपतित किरण क्या है, b है, जो मुख अक्ष क्या है, समांतर है। समांतर करना इसलिए जरूरी होता है कि समांतर के यहाँ नियम लागू होता है, ठीक है। और भी बहुत सारा बात आप चाहें तो बहुत सारा लिख सकते हैं, बहुत सारा का जरूरत नहीं है, इतना से काम चल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब इतना लिख लेते हैं तो फिर परावर्तन का नियम लगाते हैं। परावर्तन के नियम से आई और आर दोनों आपस में बराबर हो जाता है। फिर उसके बाद जो है समांतर रेखा को काटने वाली तिर्यक रेखा का नियम लगाते हैं। तो तिर्यक रेखा में ये आई जो है इस कोण x के बराबर हो जाता है, जिसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन में हमको देखने को मिलता है कि r भी i के बराबर है, x भी i के बराबर है। तो समीकरण 1 तथा 2 से आगे वाला हमारा स्टेप जाएगा कि त्रिभुज मतलब ये वाला कि r और x आपस में बराबर हो जाएगा। और देखा गया कि चित्र में ये कोण r और कोण x एक ही त्रिभुज के दो कोण हैं। तो उस त्रिभुज का नाम है क्या, त्रिभुज BCF। तो हम लिखे हैं कि त्रिभुज BCF में कोण x बराबर कोण r, मतलब कि जब एक नियम हम पढ़ के आए हैं कि एक ही त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो तो उनके सामने की भुजाएं भी बराबर हो जाती हैं। तो यहाँ पे x के सामने की भुजा BF है और r के सामने की भुजा CF है, इसीलिए BF बराबर CF हो गया। इस BF बराबर CF का आगे काम है, ये इतना तक एक काम हुआ, ये फर्स्ट स्टेप का काम है जो आना चाहिए। अब सेकेंड स्टेप में ना यहाँ से कुछ भाषा शुरू होता है, वो ये है कि हमको बराबर करना होता है PF और BF को। अब क्या है कि PF BF तब बराबर होगा एक ही कंडीशन में जब B और P जो है सन्निकट हो। और ये सन्निकट में फिजिक्स का कंसेप्ट आता है कि जब इसका द्वारक काफी छोटा हो जाए तो ये दोनों बिंदु एक ही जगह मानी जाती है। तो हम लिखे हैं यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो इस स्थिति में बिंदु P, ये वाला बिंदु P और B काफी निकट होते हैं, इसलिए हम यह मानकर चलते हैं कि बिंदु P तथा B एक ही जगह स्थित हैं। और जब एक ही जगह होंगे तो फिर F से B की दूरी और F से P की दूरी बराबर हो जाएगी। तो आगे यहाँ पे हम लिखे हैं इसीलिए B से F की दूरी बराबर P से F की दूरी। और एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट कि B से F की दूरी जो है CF के भी बराबर है और B से F की दूरी जो है PF के भी बराबर है। तो CF PF BF सब मिला देंगे तो फिर PF बराबर CF हो जाएगा। इस PF बराबर CF का काम है इस चित्र में। जब यहां तक का काम आपको आ जाएगा तो अब चित्र को हम एक बार देखेंगे। अब चित्र को आप देखेंगे तो चित्र में ये जो मुख्य अक्ष है इसमें P से C को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और P से F को फोकस दूरी कहते हैं। इसी के बीच संबंध निकालना है तो पूरा बड़का लाइन है PC जिसका दो खंड है PF प्लस CF। तो हम क्या किए यहाँ पे कि चित्र से काम किए कि PC बराबर CF प्लस PF। फिर क्या किए कि PC जो है वह करता त्रिज्या जिसको R से सूचित करते हैं तो R लिख दिए, CF के बदला में PF लिखे हैं। और फिर PF एक था ही, फिर कहा कि PF क्या है, तो जब चित्र में आप देखोगे तब P से जो F की दूरी है वो फोकस दूरी है जिसको स्मॉल f से सूचित करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जहां जहां PF है वहां स्मॉल f ले लेंगे। तो फिर R के R एगो f 2f, इसको जब सीधा करके लेके जाएंगे तो यहाँ पे लिखे हैं f को इधर छोड़ते हैं 2 को उधर भेजते हैं तो f इक्वल टू r/2, यही प्रूफ हो गया। कभी कभी क्या करता है कि यही दे देता है क्या अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि r इक्वल टू 2f, कभी कभी ये दे देता है f इक्वल टू r/2। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए यहीं तक।